नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के हम वीडियो में लेके आए हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुरानी जो वीडियो है आपने देखी होगी, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं EORO 2022 में जो वैकेंसी निकली है, उसमें हम EORO के सिलेबस में पार्ट 2 पार्ट बी, जो कि आपके 40 नंबर का है, उसके बारे में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की जो है सीरीज चला रखी है। इसमें हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ टॉपिक अपने बच रहे हैं। तो बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था, थोड़ा घर पे पारिवारिक जो था फंक्शन थे, शादी थी। इस कारण मैं आपको वीडियो समय पे उपलब्ध नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा आपकी स्टडी को लेके, मेरी स्टडी को लेके, और आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए। कई बच्चों के मैसेज आए कि क्या हुआ सर, पढ़ा नहीं रहे, लेकिन मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बिजी था, इस चक्कर में मैं आपको उपलब्ध नहीं करवा पाया वीडियो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीच में हमारी जो है RPSC ने डेट घोषित कर दी है, 14 मई 2023 EORO का एग्जाम लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास फिक्स टारगेट हो गया है 14 मई। 14 मई तक हमें कैसे ना कैसे करके हमारे को तैयारी कंप्लीट करनी है, रिवीजन करने है कम से कम 3 बार। तो हम उसी वे में हमारी तैयारी करेंगे। और आपके लिए मैं बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बनाए हैं इस बीच में, और मैं वो लाने वाला हूँ। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये सारी जो PDF मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और उपलब्ध हो भी चुके हैं कई बच्चों को। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और आप जो हमारी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहने वाली है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत बच्चों को लाभ मिल सके, और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन आए वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, हम इसमें बात कर रहे थे नगर पालिका राजस्व के बारे में, जिसमें धारा 104 से धारा 101 से धारा 140 तक ये है, नगर पालिका राजस्व के बारे में बताया गया है। इसमें पिछले वीडियो में हमने धारा 101 से धारा 130 तक कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। अब आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, नगर पालिका का जो राजस्व होता है वो, जो कि धारा 131 से धारा 140 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्व मतलब नगर पालिका की आय किस प्रकार होती है, नगर पालिका खर्चे किस प्रकार करती है, इसके बारे में जो है टैक्स लगाती है। तो टैक्स कौन सा था, हमने पिछली क्लासों में चर्चा करा, यूडी टैक्स। यूडी टैक्स मतलब अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, नगरीय विकास कर। जो लोग शहर जयपुर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं वो जानते होंगे कि नगरीय विकास कर क्या होता है। ठीक है, और अन्य कर लगाती है। तो इसी तरीके से जो भी कर चुकाते नहीं है उनके मामले में बात कर रहे हैं धारा 131 के अंदर। क्या है कि मान लो मेरे ऊपर टैक्स लगा और मैं उस टैक्स को चुका नहीं रहा, तो टैक्स को चुका नहीं रहा तो अब नगर पालिका या नगर निगम तो टैक्स वसूलेगा। और वसूली करने के लिए क्या कार्रवाई करेगा, क्या प्रक्रिया अपनाएगा, उसके बारे में जो है चर्चा हम कर रहे हैं। तो धारा 131 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका जो है वारंट जारी करती है। 130 में लिखा हुआ था साफ साफ, तो किन मामलों में वारंट जारी करती है इसके बारे में इसमें चर्चा किया हुआ है। डिमांड नोटिस, अब देखो धारा 130 के तहत जो डिमांड नोटिस, जो मतलब यूडी टैक्स का नोटिस जाता है, जो मांग पत्र जाता है, वो तामील हो गया। तामील मतलब जैसे मेरे को आज मिला, नगर निगम का कोई कर्मचारी आया और मेरे को ये डिमांड दे गया, नोटिस दे गया कि आपका इतना वो इतना टैक्स बकाया है, तो वो देना होता है ना, उसे ही बोलते हैं तामील। तामील करा गया, मुझे दे गया, तो उस तामील के 15 दिवस के भीतर, उस 15 दिवस के भीतर अगर देने वाला व्यक्ति निम्न में से कोई कार्य नहीं करता, जैसे मांगी गई राशि को जमा नहीं कराता, बोले नहीं करा रहा मैं तो जमा, है ना, कोई रेस्पॉन्स नहीं देता उस मांग पत्र का, नगर पालिका में मांगी गई राशि के संबंध में कोई आपत्ति भी नहीं लगा रहा, मान लो एक तो सीधा सी बात है कि नहीं दे रहा राशि, है ना, नहीं देना चाहता, इच्छुक ही नहीं है। दूसरा कि मान लो कि गलत टैक्स बना हुआ है उसका, तो उस टैक्स को संशोधित कराने के लिए कोई आपत्ति एप्लीकेशन नगर निगम में या नगर पालिका में नहीं देता, है ना, लिखित रूप में। ठीक है, स्पष्ट लिखा हो लिखित रूप में। न ही न मांग के विरुद्ध धारा 121 के तहत अपील प्रस्तुत करें कि भाई साहब कि हमारा जो टैक्स नगर निगम ने ये पर्चा दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है, तो उसके विरुद्ध अपील नहीं करता। अगर उक्त तीनों कार्य नहीं करता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। मतलब नगर निगम को तो टैक्स वसूलने से मतलब है, उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, वारंट जारी किया जा सकता है। अब देखो,
वसूली के समस्त खर्चों सहित कर की रकम कुर्की करके या बिक्रे करके वसूली जाएगी। मतलब वारंट जारी कर दिया, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि वसूली के समस्त खर्चों, मतलब जो जो नगर निगम या नगर पालिका को वसूल करने में से कोई टैक्स वसूल करने में जितनी खर्चा हुआ है ना, उस कर की रकम कुर्की करके या वसूल की जाएगी, विक्रय करके वसूल की जाएगी। मतलब जो संपत्ति है, संपत्ति धारक जो टैक्स नहीं दे रहा, मान लो इसका 1000 रुपए का टैक्स है, तो 1000 रुपए का टैक्स है ना, तो इसका मतलब यह है कि 1000 रुपए का टैक्स बनता है इसका, ठीक है, और ये संपत्ति है, टैक्स नहीं दे रहा, तो इस संपत्ति को कुर्की कर देंगे। कुर्की का मतलब है कि जो कुर्की का मतलब ये होता है सिंपल सी बात में कि मान लो ये संपत्ति है, इस पर टैक्स लगा, ठीक, अब टैक्स लगा इस संपत्ति के ऊपर, तो इस संपत्ति धारक ये टैक्स नहीं देगा, तो इस संपत्ति को सबसे पहले किया जाएगा सीज, है ना, सीज करके कुर्की, मतलब इसको बेचान करके जो राशि मिलेगी ना नगर निगम को या नगर पालिका को, तो ये इस बेचान करके इस जो नगर पालिका अपनी टैक्स की वसूली कर लेगी, इसका मतलब होता है कुर्की। तो जंगम संपत्ति की कुर्की के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रारूप अनुसार जारी किया जाएगा। मतलब जंगम संपत्ति क्या होती है और स्थावर, देखो संपत्ति दो तरह की होती है, जंगम और स्थावर। पढ़ा होगा आप लोगों ने जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति। जंगम मतलब क्या होता है, चल संपत्ति, स्थावर मतलब अचल संपत्ति। मतलब जो संपत्ति मोबाइल होती है, मतलब इस तरह से मैं आपको बताऊं, रुपया पैसा जेवरात जो होता है चल संपत्ति होती है। अचल संपत्ति में आपकी लैंड आ जाती है, भूमि आ जाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो जो जंगम संपत्ति की लिस्ट बनाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, और वो कैसे बनाएगा, अपनी जो नगरपालिका एक्ट है 2009, इसमें 5वीं अनुसूची में एक प्रारूप फॉर्मेट दे रखा है, उसके अनुसार जो है वो बनाएगा। वहीं स्थावर, स्थावर मतलब अचल संपत्ति के संबंध में नगरपालिका द्वारा वारंट निश्चित प्रारूप में विहित किया जाएगा। मतलब क्या लिखा हुआ है कि जंगम संपत्ति का तो अलग वारंट है और स्थावर संपत्ति का अलग वारंट है, ठीक है। प्रत्येक वारंट मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। मतलब मुख्य नगरपालिका का अधिकारी है, उसके हस्ताक्षर से वारंट जारी किया जाएगा। जहां संपत्ति नगरपालिका में हो तो नगरपालिका के किसी अधिकारी को संबोधित वारंट जारी किया जाएगा। मतलब अगर कोई संपत्ति नगरपालिका में है तो नगरपालिका में जो है किसी अधिकारी को संबोधित करते हुए वारंट जारी किया जाएगा। अगर नगरपालिका संपत्ति दूसरी नगरपालिका में है, संपत्ति कहाँ है, दूसरी नगरपालिका में है, तो तो संबंधित नगरपालिका, मतलब मान लो ए नगरपालिका ये है और ये संपत्ति पहले यहाँ पे आती थी, अब इसका टैक्स बकाया चल रहा है, ये बी नगर पालिका हो गई, तो ये जो संपत्ति है ना, मतलब ये बी नगर पालिका नई बनी है, तो पहले ए नगर पालिका में ये वाला पार्ट आता था, ठीक है, परंतु इसका टैक्स ही जमा नहीं कराया और 2000 मतलब पुराना टैक्स बकाया है। ये नगर पालिका तो आज से बची है, तो इस नगर पालिका द्वारा जो है टैक्स वसूला जाएगा ए नगर पालिका द्वारा। तो इस नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को संबोधित किया जाएगा, ठीक है, वारंट कि ये ऐसे ऐसे एक बात है और इससे आपको टैक्स वसूलना है ना। अगर नगर पालिका क्षेत्र नहीं है तो तहसीलदार को संबोधित किया जाएगा वारंट, ठीक है, सिंपल सी बात। मांग पत्र या नोटिस तामील होने के 3 वर्ष के बाद में वारंट जारी नहीं किया जा सकता। इस पे लगा लो स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है बिल्कुल, कि मांग पत्र जारी हो गया तो उसके कितने दिन बाद वारंट जारी नहीं किया जा सकता, तो उसकी अवधि है 3 वर्ष। मतलब 3 वर्ष के अंदर अंदर वारंट जारी कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वारंट जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाद में परंतु 3 वर्ष की समाप्ति के बाद उक्त राशि की वसूली भू राजस्व बकाया के अनुसार की जा सकती है। मतलब 3 वर्ष कोई मांग पत्र दिया, 3 वर्ष के अंदर वारंट जारी कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया ना तो उसकी जो वसूली है भू राजस्व होता है ना आपका, जिसका डिपार्टमेंट कहाँ है, अजमेर में। भू राजस्व का डिपार्टमेंट कहाँ है, भू राजस्व का डिपार्टमेंट कहाँ है आपका, अजमेर में। तो आपके उस तरह से जो है ये उस प्रक्रिया से ये जो है वसूली की जाएगी। अब धारा 132 में क्या लिखा हुआ है, वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। मतलब कोई वारंट है, वारंट निकल गया तो उसको जो है
उसका निष्पादन करने के लिए कहीं पे भी बलपूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, बल का प्रयोग किया जा सकता है और प्रवेश भी बलपूर्वक किया जा सकता है। धारा 131 के अधीन जारी नोटिस वारंट जिस अधिकारी से को संबोधित किया है या प्रश्नांकित किया गया है, तो वह सूर्योदय व सूर्यास्त मतलब सूर्य उदय होएगा, है ना, और सूर्यास्त मतलब सूर्य उगने के बाद और सूर्य छिपने से पहले के बीच में जो भी समय है ना, किसी भी समय बाहर या भीतर दरवाजा खिड़की के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। मतलब मेनली तो क्या था, गेट से, लेकिन गेट अगर बंद है ना तो खिड़की कूद के जा सकता है ना, किसी भी तरीके से जा सकता है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया कब होगी, सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में। ठीक है। परंतु ऐसा अधिकारी महिलाओं के लिए काम में आने वाले किसी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब कोई कमरा बना हुआ है जिसमें महिलाओं के लिए यूज होता है, तो उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, दरवाजा तोड़ के घुसे, किसी भी तरह से मतलब महिलाओं से संबंधित कोई दरवाजा है, वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। महिलाओं को स्थान छोड़ने के हेतु 3 घंटे का नोटिस समय दिया जाएगा। मतलब अगर महिला उस जगह पे है तो उसमें 3 घंटे का नोटिस दिया जाएगा कि 3 घंटे के अंदर आप इस जगह से वो खाली कर दें, अन्यथा हमें बलपूर्वक प्रयोग करना पड़ेगा। तो नोटिस 3 घंटे का दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि एक चीज मैं बताऊं, हम एक गार्डन को सीज करने गए थे, मैरिज गार्डन को, तो वहां पे बिल्कुल महिलाएं थी। ठीक है, 3-4 महिलाएं थी। तो वो उनके रूम में हमने उनको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था कि आप इसको छोड़ दें इस जगह को, ये क्योंकि ये बिल्डिंग सीज होने वाली है, तो आपके लिए ये जगह ठीक नहीं है, मतलब आपको यहाँ से जाना होगा। तो बिल्कुल वो महिलाएं वहां से चले गई थी। तो हमने उनको समय दिया था। तो इस तरह से क्या होता है कि नगर निगम जो है बिल्कुल नगर पालिका एक्ट को फॉलो करता है, और बिल्कुल इस एक धारा 132 के अनुसार ही वो हमने वो चीज अपनाई थी। धारा 133 वारंट को निष्पादन करने की रीति। वारंट को निष्पादन करने की क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताया गया है कि धारा 131 के अधीन जो भी वारंट जारी किया गया है उसमें नामित व्यक्ति की स्थावर या जंगम संपत्ति जहां कहीं भी हो पाई गई हो उसे कुर्क किया जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति के नाम वो वारंट जारी हुआ है उसकी स्थावर या मतलब स्थावर या जंगम संपत्ति मतलब चल या अचल संपत्ति को लिस्ट बनाई जाएगी और उसको कुर्क किया जाएगा। कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो कुर्क की जाएगी, कौन कौन सी हैं जो नहीं की जाएगी। इन के अलावा सारी संपत्तियां जो है कुर्क की जा सकती है। कौन कौन सी नहीं की जाएगी, व्यतिकर्मी पत्नी बच्चे के पहनने के कपड़े, मतलब कपड़ों को सीज नहीं किया जाएगा, उनको कुर्क नहीं किया जाएगा। खाना बनाने के बर्तन, खाना बनाने के जो बर्तन है उनको सीज नहीं किया जाएगा। शिल्पी है, कोई कारीगर है तो उसके औजारों को सीज नहीं किया जाएगा। कृषक के खेती के उपकरण उनको सीज नहीं किया जाएगा। और जीविकोपार्जन के साधन, मतलब कि ऐसे साधन, ऐसी संपत्ति जो उसके जीवन से जुड़ी है, जीवन में यापन करने में जो है सहायता करते हैं, ऐसी संपत्ति को जो है सीज नहीं किया जाएगा, कुर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी। जंगम संपत्ति कुर्की अधिक नहीं होगी, मतलब इसका क्या है कि जो अचल संपत्ति है आपकी उसकी कुर्की की जा सकती है, लेकिन चल संपत्ति है जैसे मोबाइल हो गया आपका, या आपके जेवरात हो गए, पैसे हो गए, है ना, कार हो गई, ऐसी संपत्ति को कुर्क करने के चांसेस कम होते हैं। अर्थात कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य, कुर्क की गई जो संपत्ति उसका मूल्य वसूली रकम के निकट अनुपात में होगी। मतलब मान लो आपका 1,000 रुपए का टैक्स बकाया है, और उसकी लैंड है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की लैंड है और आपका 1,000 रुपए का टैक्स बकाया है। 1,000 रुपए के चक्कर में आप 1 करोड़ की संपत्ति को थोड़ी कुर्क कर दोगे। आप ये से मान लो उसकी कोई 1,000 रुपए या 10,000 रुपए तक की कोई संपत्ति है, उसको कुर्क करके आप अपनी रकम वसूल सकते हो। इसका मतलब ये है, यदि ऐसी वस्तुएं कुर्क कर ली हैं जिन्हें कुर्क किया जाना नहीं चाहिए था, तो वारंट जारी करने वाला अधिकारी या वारंट संबोधित करने वाला अधिकारी संज्ञान होने पर उक्त संपत्ति लौटाई जा सकेगी। मतलब मान लो गलती से कर दी है, नहीं पता, कर्मचारी तो है, नहीं पता कि ये वाली संपत्ति की वैल्यू क्या है, अगर ऐसी चीज कर दी है तो फिर वारंट जारी करने वाले अधिकारी को वो संपत्ति लौटानी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जंगम सूची की लिस्ट बनाएगा, कुर्की करते समय कब्जाधारी को छठवीं अनुसूची के अनुरूप नोटिस देगा। छठवीं अनुसूची के अनुसार जो है नोटिस देगा जंगम संपत्ति की लिस्ट बनाकर।
देखो संपत्ति स्थावर हो तो, अगर संपत्ति कोई स्थावर हो, चल संपत्ति नहीं हो कि अचल संपत्ति हो, तो कुर्की व्यतिकर्मी को किसी भी प्रकार से संपत्ति का अंतरण प्रभावित करने का या कोई लाभ लेने से रोकेगी। मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर संपत्ति स्थावर है, मतलब स्थायी है, मतलब अचल संपत्ति है, तो जो टैक्स देने वाला है व्यतिकर्मी, वो उस संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 133। आदेश कुर्की संपत्ति पर या समीप स्थान पर ढोल बजाते हुए या परंपरागत तरीके से उद्घोषित किया जाएगा। मतलब उसके आस पड़ोस में ये पता होना चाहिए कि उस संपत्ति को जो है हमने सीज कर दिया है। उसका देखो क्या उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति की मतलब समाज में इज्जत खराब करना। होता है ना कि ढोल बजाते हुए तो उसकी इज्जत खराब हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, ढोल बजाने का मतलब जो नगर पालिका नगर निगम का जो मोटिव रहता है ढोल बजाने का, वो ये रहता है कि उक्त संपत्ति को कुर्क करके वो नगर निगम अपने अंडर में ले लेती है। अब भविष्य में भी कभी भी वो उस संपत्ति का वो उपयोग नहीं कर सकता। अगर उपयोग करता है तो वो आसपास के लोगों को पता होना चाहिए कि ये संपत्ति तो नगर निगम की है, इस पर इसका अधिकार नहीं है। इस तरह से वो चीज होती है। नगर पालिका संपत्ति पर ऐसी जगह चिपकाए नोटिस को ऐसी जगह चस्पा करेगा जहां आसानी से दिखाई दे। मतलब समझ में आ गए ये चीजें। जब संपत्ति राजस्व संगत करने वाली हो, मतलब राज्य सरकार को हो, है ना, कलेक्टर या कार्यालय में आदेश की प्रति चिपकाई जाएगी। ठीक है, कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी कार्यालय में आदेश की प्रति चिपकाई जाएगी कि उस संपत्ति हमने सीज किया है। अब देखो, कुर्की के बाद कुर्क की गई संपत्ति पर किसी का हित या अंतरण या प्रभार का दावा शून्य होगा। कुर्की के बाद कुर्क की गई संपत्ति पर किसी का हित या अंतरण या प्रभार का दावा शून्य होगा। ठीक है, धारा 134 नेक्स्ट क्या है, धारा 134 कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामले में विक्रय। जब किसी कुर्क की संपत्ति के रखरखाव का व्यय वसूल योग्य राशि से अधिक हो रहा हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस संपत्ति को नोटिस जारी करेगा जिसके कब्जे में कुर्क संपत्ति थी तथा तुरंत विक्रय किया जाएगा। मैंने बताया ना अभी, मान लो 1000 रुपए का वो संपत्ति आपका टैक्स बकाया, और आपने एक मतलब 1 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया, कुर्क कर दिया, तो उससे पहले उसको नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, नोटिस जारी किया जाएगा। एक सेकंड। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। यदि संपत्ति का बेचन तुरंत न कर दिया गया हो तो नगर पालिका द्वारा किए गए समस्त खर्चों सहित वसूली रकम का संदाय न कर दिया जाए तो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से नगर पालिका अधिकारी का भी आदेशों के अधीन संपत्ति को नीलाम या विक्रय किया जाएगा। मतलब क्या है, सिंपल सा, यदि संपत्ति का बेचान तुरंत नहीं कर दिया, मतलब संपत्ति को बेची नहीं गई है ना, या नगर पालिका के जो भी टैक्स वसूल करने में जो भी खर्चा आया है ना, समस्त खर्चों सहित वसूलनीय रकम का संदाय नहीं कर दिया गया हो, है ना, समस्त खर्चों सहित टैक्स नहीं चुका दिया गया हो व्यतिकर्मी द्वारा, तो उस संपत्ति को नियमों के अधीन नीलाम या विक्रय किया जा सकेगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि नगर पालिका द्वारा रकम कर योग्य कुर्क कर प्राप्त कर ली जाती है, मतलब नगर पालिका द्वारा जो रकम है, जो नगर पालिका खर्चा सहित रकम है, जो भी रकम नगर पालिका को चाहिए, वो अगर वसूल कर ली जाती है संपत्ति कुर्क करने के बाद, यदि कुर्क बेचान करते, है ना, कर ली जाती है, और अगर वो बेचान या कुर्क करते समय जो है मान लो 1000 रुपए का टैक्स चुकाना था और आपको 5000 की संपत्ति जो है नीलाम में बिक गई, बचे 4000। ठीक है, 4000 बचे, तो 4000 के लिए जो अधिशेष जो राशि है ना, वो तो नगर पालिका निधि में जमा करवा दी जाएगी। ठीक है, और 1 वर्ष के समय आप मतलब क्या है, मैं देखो सिंपल सी बात बताता हूँ इसमें। मान लो 1000 रुपए का टैक्स था, संपत्ति बेच के 5000 रुपए की संपत्ति बिक गई, तो इसका अंतर कितनी है ना, जो 4000 रुपए अधिशेष, इसको नगर पालिका निधि में जमा करा लिया जाएगा। ठीक है, जमा करा लिया जाएगा, और उसको एक है ना, जो स्वामी है, जो इसका संपत्ति का स्वामी था, जो व्यतिकर्मी था, उसको जो है एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी किया जाएगा कि भाई साहब आपके 4000 रुपए हमारे पास पड़े हैं, आप जो है ले ले हमारे से। अगर वो जो व्यतिकर्मी है 1 वर्ष तक नहीं आता है, 1 वर्ष तक नहीं आता है, तो उसकी जो है संपत्ति को नगर पालिका की संपत्ति समझ लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर 1 वर्ष के अंदर अंदर वो बोलता है कि हाँ 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 मुझे 4000 तो दे दो कम से कम,
तो उसको 4,000 रुपये दे दिए जाएंगे। इसी तरह से धारा 135 में लिखा हुआ है नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। देखो, जहां वारंट नगर पालिका सीमा के बाहर किया जाए तो ऐसे वारंट जारी करने वाला प्राधिकारी द्वारा उस अधिकारी को वारंट संबोधित किया जाएगा। मतलब पालिका के बाहर, जो अपनी मैंने बताया था, अन्य नगर पालिका की संपत्ति है, तो उस नगर संबंधित नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, यदि नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है तो तहसीलदार को वारंट संबोधित किया जाएगा। विक्रय के उपरांत वसूली राशि समस्त खर्चों को घटाने के बाद वारंट के अधीन राशि को संबंधित नगर पालिका में भेज देगा। सिंपल सी बात है। धारा 136, इसमें देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें लिखा हुआ है आपके, उन व्यक्तियों के विरुद्ध संचित कार्यवाही की जा सकेगी जो नगर पालिका छोड़ने ही वाले हों। यदि नगर पालिका अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है, क्या विश्वास हो जाता है, कि कोई व्यक्ति जिस पर वसूल मतलब कर बनता है, परंतु वह नगर पालिका क्षेत्र छोड़ने वाला है, मतलब वहां से पलायन करने वाला है या वहां से संपत्ति बेचकर भागने वाला है, तो तुरंत नगर पालिका अधिकारी बिल प्रस्तुत करवाकर संदाय की मांग करेगा कि अभी के अभी बिल तामील करवाओ, संदाय करो इसका, उसके बाद ही जाओगे, नहीं तो जाओगे नहीं यहाँ से। यदि उक्त व्यक्ति राशि का संदाय न करे तो जंगम या स्थावर संपत्ति कुर्क विक्रय योग्य होगी तथा अविलंब वारंट जारी किया जाएगा। अब उसमें देखो, 15 दिवस का टाइम नहीं दिया जाएगा, उसमें तुरंत सारी चीजें कार्रवाई किया जाएगा। आप राशि नगर पालिका की खा नहीं सकते। ठीक है। धारा 137, धारा 137 में लिखा हुआ है व्यवर्तियां। व्यवर्तियां क्या होता है, कि बिल, कोई डिमांड नोटिस है, बिल है ना, डिमांड नोटिस, वारंट, सूची आदि में किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि के कारण, मान लो, अब काम करने वाले तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी कौन है, ह्यूमन, ह्यूमन से हो जाती है गलतियां। अगर कोई भी बिल, मांग, नोटिस, वारंट, सूची में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो इस अधिनियम के अधीन की गई कुर्की या विक्रय विधि के विरुद्ध नहीं समझी जाएगी, न ऐसा करने वाला अधिकारी अतिचारी समझा जाएगा। ठीक है। इसमें यह दे रखा है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अतिचारी है या वो उसका जो है विरोधी है। धारा 138, धारा 138 में लिखा है समस्त समुदाय के लिए रसीद का दिया जाना। मतलब नगर पालिका में 1 रुपया भी जमा होगा तो उसके लिए उसे रिसिप्ट दी जाएगी, रसीद दी जाएगी, रसीद काटी जाएगी। धारा 139, धारा 139 में लिखा है कि वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति, वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुर्की या विक्रय करने के बजाय मांग की राशि वसूलने में विफल रहने पर दायी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा। मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ये पावर भी है, क्या पावर है, कि कोई जो व्यक्ति कर्मी है जो टैक्स नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी संपत्ति ही कुर्क कर दो। उसका मतलब ये भी है कि आप है ना उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दो न्यायालय में। ठीक है। इसका मतलब ये भी है। तो मुकदमा दायर करने से पहले क्या होता है कि अमूमन जनता से पैसा निकलवाने के लिए उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता तो उसके खिलाफ न्यायालय में वाद भी दायर किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व। यदि किसी भवन भूमि पर कर बकाया हो, भू राजस्व बकाया हो, तो ऐसे कर के लिए दायी व्यक्ति पर ही प्रथम प्रभार होगा, अर्थात भूमि स्वामी भवन स्वामी से ही कर वसूल की जाएगी। अधिभोगी से 1 वर्ष की अवधि के भीतर वसूल नहीं की जाएगी। मान लो ये मेरा प्लॉट है, ये मेरी दुकान, यहाँ पे मैंने दुकान बना के और मैंने रेंट पे दे दी। ठीक है। और मैं रहता हूँ यहाँ पे दूसरी जगह पे, ये ए जगह मेरी भी है, बी जगह भी मेरी है, मैं रहता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने रेंट पे चला के, यहाँ पे चल रहा है रेस्टोरेंट मस्त वाला। ठीक है। अब हमने नोटिस दिया तो रेस्टोरेंट वाले को नहीं देकर हम, मतलब इसकी जिम्मेदारी बनती है स्वामी की, वास्तविक स्वामी कौन है, इसकी जिम्मेदारी बनती है, इसी से ही टैक्स वसूला जाएगा। अगर परंतु अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर क्या है कि रेंट जो होता है आपका 1 वर्ष के अंदर अंदर तो अधिभोगी से वसूला ही नहीं जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 140 में। लेकिन होता क्या है अमूमन, अमूमन ये होता है कि जब भी ये लीज या रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें स्पष्ट लिख देते हैं कि नगर पालिका का जो भी टैक्स है, नगर निगम का जो भी टैक्स है वो कौन चुकाएगा। तो हमें उससे भी मतलब नहीं, ये दोनों इन दोनों की आपसी की बात है। हमें तो केवल हमारे टैक्स से मतलब है, चाहे ये दे चाहे ये दे, हमें तो टैक्स दे दो, मामला खत्म।
तो देखो इस तरह से ये है नगर पालिका राजस्व, जो धारा 101 से लेके धारा 140 तक था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें आने वाला है आपको मजा। और ये जो संपत्तियां हैं और ये जो टैक्स है, इसकी सारी पीडीएफ आपको मिलेगी गवर्नमेंट गुरु टेलीग्राम चैनल पे। और जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्त के साथ शेयर करियो, कर दो। और क्योंकि देखो मैं बताऊं आपको, मात्र है ना दिसंबर निकल गया, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने बचे हैं। 4 महीने मतलब हो गए आपके 120 दिन, इधर उधर के घटा के मात्र 100 दिन आपके पास बचते हैं। 100 दिन बचते हैं और 100 दिन के अंदर करनी है आपको तैयारी, जो कि नगर पालिका एक्ट आपको है ना बहुत सपोर्ट करेगा। इजी लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिल रहा। आप ये मार्केट में अभी देख लो, सब कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। नगर पालिका अधिनियम की जो पीडीएफ है ना, 300 350 पेज की, उस पर कट कॉपी पेस्ट मार रहे हैं और कुछ कोई नहीं कर रहा, है ना। इस इजी लैंग्वेज के अंदर आपको मैं इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को कम से कम शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान दे लो बच्चों, ठीक है। और अपनी क्लास अब रेगुलर रहेगी, कोई इसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आएंगे नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।